बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं एंटी फंगल एजेंट्स की पार्ट 2 की वीडियो। अब लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो थी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल एजेंट्स। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम जो एंटी फंगल एजेंट्स हैं उनके ड्रग्स के आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनके एडवर्स इफेक्ट यूजेस वगैरह पढ़ेंगे। इसको आगे लेकर जाने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो फंजाई हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो क्या क्या आगे कॉज कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो जो फंजाई है इस लेवल के ऊपर हम इसको इस तरीके से स्टडी करेंगे कि जो फंजाई है ये यीस्ट होते हैं, मोल्ड्स होते हैं एंड इट कुड बी डायमॉर्फिक फंजाई। डायमॉर्फिक का क्या मतलब है कि दे कुड एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स। अच्छा, अब जो यीस्ट है उसमें कैंडिडा स्पीशीज आ जाती हैं, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस आ जाते हैं एंड न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसाई आ जाता है। जो न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसाई है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर HIV के पेशेंट्स के अंदर क्या कॉज कर रहा होता है, नमोनिया। अब अगर डायमॉर्फिक की बात करते हैं तो डायमॉर्फिक ब्लास्टोमाइकोसिस, कोक्सीडियोडोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड स्पोरोट्रिकोसिस जो ये स्पीशीज़ हैं इसके अंदर आती हैं। उसके बाद अगर हम मोल्ड्स की बात करते हैं तो उसमें स्पर्जिलस स्पीशीज़ आ जाती हैं, डर्मेटोफाइट्स आ जाते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस आ जाता है जिसमें राइजोपस, म्यूकोर एंड एप्सीडिया आ जाता है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तो इसमें मैं आपको बताऊंगी ब्रीफ सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द ड्रग्स ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओके, दैट आर एंटी फंगल एजेंट्स। अब अगर इसमें आप देखो तो सबसे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी वो थी जो कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ऑल्टर करती हैं, जिसमें एम्फीपैथिक पोलिन्स थे, उसमें एम्फोटेरिसिन बी और निस्टैटिन थे, और फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कुछ फीन ड्रग्स होती हैं, और फिर हमने पढ़ा था एजोल्स होते हैं। अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को के एक्शन के ऊपर समझने से पहले हमने ये देखना है कि जो फंजाई होता है वो भी एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमंस यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रोल्स और स्टीरोल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो जब फंजाई की बात की जाती है तो फंजाई की सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है एर्गोस्टिरोल मॉलिक्यूल। ये जो एर्गोस्टिरोल मॉलिक्यूल है यही साइट ऑफ एक्शन होता है उन सब ड्रग्स का जो कि सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ऑल्टर करती हैं। अब अगर हम इसमें एम्फोटेरिसिन बी की बात करते हैं तो वो क्या करती है, वो इस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके अपना एक्शन परफॉर्म करती है। बाकी जो दो ड्रग्स हैं जो कि फीन ड्रग्स हैं जिसमें टर्बिनाफिन आ जाती है या फिर एजोल्स आ जाते हैं, ये क्या करते होते हैं, ये एंजाइम जो है उसके ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं जो कि इन्वॉल्व होता है इन द एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस। फॉर एग्जांपल जो टर्बिनाफिन है वो किसके ऊपर एक्ट कर रही होती है, स्क्वेलिन एपोक्साइडेज एंजाइम के ऊपर, और जो एजोल्स हैं वो 14 अल्फा डीमेथाइलेज इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सिंथेसिस पाथवे होता है एर्गोस्टिरोल वो रुक जाता है और ये सिंथेसिस नहीं हो पाती एर्गोस्टिरोल की। और क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। दूसरा अगर आप देखो कि जो एक्ट करती हैं ऑन द बीटा ग्लूकैन, अब हमने बीटा ग्लूकैन सिंथेसिस इनहिबिटर पढ़े थे, बीटा ग्लूकैन सेल वॉल का पार्ट है तो मतलब ये सेल वॉल के ऊपर एक्ट करती हैं। ये कौन सी ड्रग्स होती हैं, ये होती हैं अकाइनोकेंडिन ड्रग्स, जिसमें हमने फंजिन ड्रग्स पढ़ी थी, कैस्पोफंजिन, एनिडुलाफंजिन एंड मीकाफंजिन, जो कि सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। इसके अलावा द थर्ड कैटेगरी एंड द फोर्थ कैटेगरी बोथ बिलोंग्स टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक है, उसमें हम लोग ने देखा कि आ जाती हैं ग्लीसियोफुल्विन आ जाती है, इसके अलावा वो आ जाती हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को डायरेक्टली ब्लॉक कर रही होती हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इंडिविजुअली ड्रग्स को पढ़ते हैं। हमने ड्रग्स को पढ़ना इस तरीके से है कि उनकी जो यूजेस के बेस पर क्लासिफिकेशन है उस तरह हम उनको लेकर चलेंगे, जिसमें आपने पढ़ा कि सबसे पहले वो ड्रग्स जो कि सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं वो ड्रग्स हम ऑरली दे सकते हैं या फिर पारेंटेरली दे सकते हैं। इसमें एम्फोटेरिसिन बी आती है, एजोल्स आते हैं, फ्लूसाइटोसिन एंड अकाइनोकेंडिन आती है। सो लेट्स स्टार्ट विद एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी जो है वो एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि इसके अंदर एक हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है और इसके अंदर एक हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है। ठीक है, और क्या होगा कि ये जो दोनों पार्ट्स होंगे ये सेल मेम्ब्रेन के दोनों पार्ट्स के लिए एफिनिटी रख सकती है। इसी वजह से ये क्या करती है, ये अपना एक्शन परफॉर्म करती है बाय फॉर्मिंग अ होल इन द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखो उन्होंने दिखाया हुआ है ये जो ऑरेंज कलर का था कि ये एक होल सा बन गया सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो करती क्या है ये कि ये एम्फोटेरिसिन बी एर्गोस्टिरोल मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती है फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर। फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बन जाते हैं, उन पोर्स से जो सेल के कंटेंट्स होते हैं वो लीक आउट हो जाते हैं। अब जो सेल के कंटेंट्स लीक आउट होते हैं
उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं जो कि सेल का बैलेंस मेंटेन रख रहे होते हैं। अब आपको पता है पोटेशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द सेल का जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है। जब पोटेशियम सेल से बाहर मूव करता है तो क्या होगा कि फ्लूइड उसको फॉलो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल डेथ हो जाएगी, बिकॉज सेल कोलैप्स कर जाएगा। तो इस तरीके से एम्फोटेरिसिन बी अपना एक्शन परफॉर्म करती है। और अगेन हमने पढ़ा था कि 3 ऐसी ड्रग्स हैं जो कि फंगीसीडल है, वो उसमें एम्फोटेरिसिन बी भी आती है। ठीक है, एंड मैंने इसको रेड से इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि रेजिस्टेंस और स्पेक्ट्रम क्या है इसका। जो रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती होती है अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। अब एम्फोटेरिसिन बी का मैकेनिज्म ये है कि वर्गोस्टिरोल के साथ बाइंड करके अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो अगर कोई इस तरह का मैकेनिज्म डिवेलप हो जाए, कोई इस तरह का मैकेनिज्म डिवेलप कर ले जाए कि वो बाइंडिंग को ही इम्पेयर कर दे टू द एर्गोस्टिरोल, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एम्फोटेरिसिन बी अपना काम नहीं कर पाएगी। अब इसमें वो क्या करती है, वो इसको किस तरीके से कर सकती है, वो दो मेथड्स अडॉप्ट करती है। नंबर 1 के वर्गोस्टिरोल को ही कम कर देती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और नंबर 2 ये होता है कि वो बाइंडिंग साइड जो होती है उसको ऑल्टर कर देती है। अब देखो जो एर्गोस्टिरोल है उसमें भी एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी ना जहाँ पर जाके वो बाइंड करेगा, तो इस तरीके से ये क्या करता है कि स्ट्रक्चरल चेंज ले आता है जिससे वो बाइंड नहीं कर पाती। अब यहाँ पर 2 स्पीशीज स्पेशल है जो कि ये काम कर रही होती हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस उनके अंदर पैदा हो चुकी है टू द एम्फोटेरिसिन बी विद दीज फिनोमिनन। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैंडिडा लुसीटैनी एंड सूडा लेस्कीरिया बॉयडी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हमारे पास आ जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो अब इस ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग होती है और ABC इसका निमोनिक होता है ABCCMH। अब अगर आप देखो तो A से एस्परजिलस पिमीगेटस, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटिडिस, कैंडिडा एल्बिकेंस, और फिर CMH से अगर आप देखो तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, कोक्सीडियोइड्स, इमिटिस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम एंड म्यूकोर। अब आप देखो इसको हम ABC और CMH 3 C होंगे इसमें, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि जो एम्फोटेरिसिन बी होती है वो फंजाई के अलावा जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि लिशमेनियासिस उसके लिए भी इस्तेमाल हो रही होती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है तो इसको हमने याद रखना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी जो है अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो उसमें हमने ये बात पढ़ी कि ये जो है वो सिस्टेमिक ड्रग है, तो इसका मतलब है हम इसको ओरली भी दे सकते हैं और पैरेंटरली भी दे सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि इसकी जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो पुअर है। ओरल एब्जॉर्प्शन पुअर है, इसका मतलब है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर ही नहीं होगी और सिर्फ जो ल्यूमेन होगा ट्रैक्ट का उसके अंदर इफेक्टिव रहेगी, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा ओरली नहीं देते। इंस्टेड हम इसे मोस्टली देते हैं आईवी के ज़रिए देंगे ताकि वो सिस्टेमिक इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सके। इसके अलावा हम इसे इंट्राथीकली दे सकते हैं इन फंगल मेनिंजाइटिस। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो वाइड होती है एक्सेप्ट इन द CNS जिसमें सिर्फ 2 to 3% है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसकी CNS पेनिट्रेशन कम है तो ये फंगल मेनिंजाइटिस में किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है। तो इसमें हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि हमारे ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है, और वो जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो ड्रग्स की पेनिट्रेशन और इस तरह बहुत सारी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं उनको हमारे ब्रेन के, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एंटर नहीं होने देती। तो अब क्या होता है कि जब कोई मेनिंजाइटिस होता है जिसमें मेनिंजेस इन्फ्लेम कर जाती हैं तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। अब जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता तो जो ड्रग्स होती हैं वो बहुत ही इजीली पेनिट्रेट करके चली जाती हैं इन द CNS और वहाँ पर जाके वो अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। वहाँ पर जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको किल करने में कामयाब हो जाती हैं। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड यूजिंग द ड्रग्स इन द मेनिंजाइटिस। सिर्फ फंगल मेनिंजाइटिस में ही नहीं बल्कि जितने भी मेनिंजाइटिस होते हैं उनके अंदर हम जब ड्रग्स को यूज़ करते हैं तो वो इस तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। उसके बाद आ जाता है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स का अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। अब यहाँ पर देखो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे है कि कोई भी ऐसी ड्रग जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती है उसकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस इस तरीके से हो सकती है क्योंकि वो टेराटोजेनिक हो सकती है। ओके, तो हमने उसको मोनिटर करना होता है। नेक्स्ट अब आप देखो कि जो एम्फोटेरिसिन बी है वो वाटर में इनसॉल्युबल होती है, इस वजह से हम यूजुअली उसको दो तरह से दे रहे होते हैं, या तो हम उसे कोलोइडल सस्पेंशन के तौर पर दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एम्फोटेरिसिन बी को
सोडियम डिऑक्सीकोलेट के साथ कंबाइन कर दिया या फिर किसी और के साथ हम उसे कंबाइन करके दे रहे होते हैं आईवी इंजेक्शन के तौर पर, या फिर हम उसे लाइपोसोमल फॉर्मुलेशंस में दे रहे होते हैं, वो हम देखेंगे कि हम उसे कैसे देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो मेनली हेपेटिक होती है, स्मॉल फ्रैक्शन होता है जो कि रीनल के जरिए हो रहा होता है, और डोजेज एडजस्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट जिनके अंदर हेपेटिक डिसफंक्शन होता है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके थेरेपेटिक यूजेस क्या हैं। तो थेरेपेटिक यूजेस में जो सबसे पहले हमने देखना है वो ये है कि इसको यूज़ किया जा रहा होता है फॉर द इंडक्शन थेरेपी। अब इंडक्शन थेरेपी क्या होती है? इंडक्शन थेरेपी का मतलब ये है कि अगर कोई इन्फेक्शन है और वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी स्वेयर बढ़ चुकी है कि वो पर्सन को डिज़ास्टर कंडीशन में लेकर जा रही है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पेशेंट को एक ऐसी ड्रग देते हैं जिससे फ़ौरन से वो इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए। तो इस केस में भी हम ये कर रहे होते हैं। एम्फोटेरिसिन बी जो है वो क्वाइट पोटेंट ड्रग है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको इंडक्शन थेरेपी के तौर पर देते हैं, और क्या होगा कि जैसे ही इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा, पेशेंट स्टेबल हो जाएगा, तो हम उस इन्फेक्शन को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के लिए क्या करेंगे, उसे शिफ्ट कर देंगे लेस पोटेंट ड्रग पर, जैसे कि अजोल्स हैं। ठीक है, अजोल्स आर लेस पोटेंट एज कम्पेयर टू द एम्फोटेरिसिन बी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि उसे पहले हमने इंडक्शन थेरेपी के तौर पर दिया और बाद में मेंटेन कर दिया विद द अजोल्स। दूसरा, हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं नमूनिया के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस। डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस का मतलब यही है जो सिस्टेमिक इन्फेक्शंस होती हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, न्यूट्रोपिनिक पेशेंट्स होते हैं और फंगल सेप्सिस के पेशेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, हम इसे टॉपिकली भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टॉपिकली हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो आई से रिलेटेड इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर होता है, केराटाइटिस होता है, इसके लिए हम इसे सब कंजंक्टाइवल इंजेक्शन के तौर पर दे रहे होते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम फंगल अर्थराइटिस होगा तो उसमें भी हम इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन के तौर पर दे रहे होंगे। अगर ब्लैडर की इन्फेक्शन है, कैंडिड्यूरिया हो गया है, तो उसमें हम दे रहे होते हैं इसे, और फंगल मेनिंजाइटिस में इंट्राथीकली दे रहे होते हैं, और इसमें हमने एहतियात ये करनी होती है कि कहीं न्यूरोटॉक्सिसिटी ना हो जाए। इसको हम आगे देखते हैं। अब इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो 3 तरह से हो सकती है। इट कुड बी इन्फ्यूजन रिलेटेड, ठीक है, इन्फ्यूजन रिलेटेड जिसमें हम कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव होता है, तो वो फ़ौरन से रिएक्ट करता है अगर कोई फ़ॉरेन सब्सटेंस आती है जो कि थोड़ा इरिटेशन कॉज करे। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, लेट हो सकते हैं, मतलब कि फ़ौरन डिवेलप नहीं हुए, आफ्टर सम पीरियड जो था वो सिम्टम्स डिवेलप हुए, और न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। अब अगर आप यहाँ पर पिक्चर में देखो तो यहाँ पर फीवर दिखाया हुआ है, चिल्स दिखाए हुए हैं, हाइपोटेंशन दिखाए हुए हैं, ये सारे इन्फ्यूजन रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। और जो किडनी फेलियर है, एनीमिया है, ये क्या है, ये हैं लेट सिम्टम्स। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जो इमीडिएट इन्फ्यूजन रिलेटेड सिम्टम्स है, उसमें क्या चीज़ आती है, फीवर्स, चिल्स और मसल पेन आते हैं। ठीक है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, हाइपोटेंशन एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अब देखो, फीवर, चिल्स और जो हाइपोटेंशन है, ये मैंने आप लोग को लास्ट में पिक्चर में भी दिखाया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखो, हम बात कर रहे हैं हाइपोटेंशन की, इसको मैंने यहाँ पर येलो से इसलिए किया हुआ है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि कौन सी वो एंटी फंगल ड्रग है जो हाइपोटेंशन कॉज कर रही होती है, तो वो एम्फोटेरिसिन बी है। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ये कॉज करता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब ये है कि जो वेन है उसके अंदर थ्रोम्बस बन जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में हमें दिखाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, अब ये सवाल पैदा होता है कि हम इन सब सिम्टम्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। पहला जो इसका तरीका है वो ये है कि हम इन्फ्यूजन रेट को स्लो करें और हम उसका जो डोज है उसको कम कर दें, आहिस्ता आहिस्ता उसको ड्रग दें। ठीक है, दूसरा ये है कि हम प्री मेडिकेशन करते हैं। अब ये जो प्री मेडिकेशन होती है, इट्स जस्ट लाइक अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि जो जो हमें सिम्टम्स नज़र आएंगे हम उनके लिए उसको ड्रग्स दे देते हैं। जैसे कि एंटीपायरेटिक्स आप देते हो उसके फीवर, चिल्स वगैरह के लिए, एंटी हिस्टामीन्स देते हो। अब आपको ये बात पता है कि ये जो हाइपोटेंशन है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, ये बेसिकली रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेशन का, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वेजोडाइलेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा, और क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन में क्या चीज़ होगी, क्लोटिंग फैक्टर्स ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, थ्रोम्बस बनने का चांस होगा। तो ये एंटी हिस्टामीन हमने यहाँ पर दी। इसी तरीके से मैं पेरिडीन और स्टीरॉइड्स भी दे रहे होते हैं। फिर आ जाता है कि हम उसे टेस्ट डोज दे रहे होते हैं 1 मिलीग्राम आईवी अंडर ऑब्जर्वेशन, और ये बहुत कॉमन मेथड है। जैसे हम लोग स्किन टेस्ट, पैच टेस्ट कर रहे होते हैं, कोई भी जो ड्रग्स हैं या उनको उनके लिए, बिकॉज हमने देखना होता है कि कोई पर्सन जो है वो सेंसिटिव तो नहीं है उन ड्रग से। इसके अलावा क्या होता है कि हम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बाय द सोडियम लोडिंग। सोडियम लोडिंग हम उसके हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए दे रहे होते हैं। ठीक है, और लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ड्रग को इन कॉम्बो इस्तेमाल कर रहे होते हैं विद द फ्लूसाइटोसिन।
ठीक है, उससे हम आगे बढ़ेंगे फ्लू साइटोसिन में कि किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि एम्फोटेरिसिन बी का लेवल ही कम कर दें। ठीक है, जो कि डोजेज रिडक्शन में आ जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लेट क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। जो सिम्टम्स लेट आते हैं उनके लिए हमें डोजेज को रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, या फिर वो इस वजह से भी आ रहे होते हैं कि डोजेज बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है कि जो कोई भी ड्रग होती है उसका दो जगह प्रोसेस हो रही होती है बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर और किडनी के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो जाकर नुकसान करती है ना वो लीवर और किडनी का करती है। तो अब यहाँ पर भी ये रीनल डैमेज कर रही है। रीनल डैमेज में ये क्या करती है कि पोटेशियम और मैग्नीशियम वेस्टिंग करती है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस कर देती है, जीएफआर कम हो जाता है और एजोटीमिया हो जाता है। एजोटीमिया का मतलब है कि ब्लड के अंदर नाइट्रोजीनियस जो सब्सटेंसेस होती हैं जैसे कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है, उनका लेवल बढ़ जाता है। अब इनको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डायलिसिस पे लेकर जाना पड़ेगा, लिपिड वेस्ट एम्फोटेरिसिन बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सोडियम लोडिंग करनी पड़ेगी विद द सेलीन इन्फ्यूजन। ठीक है, और क्या होगा कि अब एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट आएंगे, अनीमिया ऑफ रीनल ओरिजिन। जब किडनी डैमेज हो जाएगी तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन भी नहीं बनाएगी और एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइसिस करवा रहा होता है, अगर वो नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं लाइपोसोमल फॉर्मुलेशंस को यूज़ करके। ठीक है, अब देखो लाइपोसोमल फॉर्मुलेशंस को यूज़ करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। जो लाइपोसोमल फॉर्मुलेशंस होती हैं इनकी, अब देखो जो स्टीरोल्स हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन। तो अब जो ड्रग होती है वो नॉर्मल सेल्स को भी जाकर डैमेज कर सकती है, लेकिन अब इसको अवॉइड करने का तरीका ये होता है कि हम लिपिड बेस्ड फॉर्मुलेशन दे देते हैं। वो क्या करती हैं, उनकी एफिनिटी जो होती है ना फंगल सेल्स जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा होती है, तो वो वहीं पर जाकर एक्ट करती हैं। जब वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं अपनी साइट पर, साइट ऑफ एक्शन पर, तो फंजाई जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो लाइसिस कर देते हैं उन वेजिकल्स की, और वो जो ड्रग होती है एम्फोटेरिसिन बी वो रिलीज हो जाती है और वो उन सेल्स के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म कर देती है। तो इस तरीके से हम टॉक्सिसिटी जो होती है एम्फोटेरिसिन बी की वो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एमसीक्यू है, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड इट सेपरेटली, तो इसको हम लोग ने देख लेना है। उसके बाद आ जाती है न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है वो कब हो सकती है, जब हम उसको मेनिंजाइटिस के लिए दे रहे होते हैं इंट्राथीकल थेरेपी में, तो उससे न्यूरोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है अगर ड्रग बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें सीजर्स हो सकते हैं, एरेक्नोइडाइटिस। आपको पता है कि जो मेनिंजीज होती हैं इनमें से एक होती है एरेक्नोइड मैटर, तो जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो इट इज़ कॉल्ड एरेक्नोइडाइटिस और इससे न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट ड्रग, दैट इज़ द फ्लू साइटोसिन, जो कि सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जो फ्लू साइटोसिन है इट इज़ अ फ्लोरिनेटेड पायरिमिडीन। ठीक है, अब देखो फ्लू इज़ फ्लोरिनेटेड एंड साइटोसिन हमें पता है कि क्या है, पायरिमिडीन है, और ये बिल्कुल 5-फ्लोरोयूरेसिल की तरह है। ठीक है, जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है। ओके, इसको हम एंटी कैंसर ड्रग्स में पढ़ेंगे। अब अगर आप इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखो तो ये ओरली वेल एब्जॉर्ब हो रही है। अब अगर आप देखो ना एम्फोटेरिसिन भी ओरली इतनी अच्छी एब्जॉर्ब नहीं होती थी, लेकिन ये ओरली वेल एब्जॉर्ब हो रही है। इसकी बायोअवेलेबिलिटी मोर देन 90% है, हाफ लाइफ इसकी 3 to 4 आवर है, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो तमाम तर पार्ट्स में होती है और सीएसएफ में हाई होती है। अब कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो कि नॉर्मल सेल्स को भी पेनिट्रेट करके जा सकती हैं, उनको मेनिंजाइटिस में ही नहीं सिर्फ वो पेनिट्रेट कर रही होती। इस वजह से क्या होता है कि वो जो ड्रग्स होती हैं फिर उनकी परमिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जस्ट लाइक द फ्लू साइटोसिन। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये यूरिन से एक्सक्रीट हो रहा होता है। द डोज मस्ट बी रिड्यूस इन द पेशेंट विद द रीनल इम्पेयरमेंट। उसके बाद अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं तो ये क्या करती है, सबसे पहले ये सेल के अंदर एंटर होती है, और सेल के अंदर ये एंटर होती है साइटोसिन स्पेसिफिक परमीएस के ज़रिए। अब ये जो एंजाइम होता है ना ये मैमल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होता, ह्यूमंस के अंदर ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता। इसका मतलब है कि ये जो ड्रग होती है ये हमारे सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो सकती। अब क्या हुआ कि ये साइटोसिन स्पेसिफिक परमीएस के ज़रिए जब सेल के अंदर एंटर हो गई, सेल के अंदर एंटर होने के बाद एक एंजाइम होता है साइटोसिन डी अमाइनेज। इस एंजाइम के ज़रिए ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द 5-फ्लोरोयूरेसिल, और अभी हमने पढ़ा 5-फ्लोरोयूरेसिल इज एन एंटी कैंसर ड्रग। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द 5-FDUMP, डेट इज़ 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट, और ये जो बना है 5-FDUMP इट इज़ द इनहिबिटर ऑफ थाइमिडीलाइट सिंथेस। अच्छा, अब देखो आपको पता है कि अगर DUMP से DTMP नहीं बना तो DNA नहीं बन पाएगा, क्योंकि DNA में यूरेसिल तो नहीं होता है, DNA में तो थाइमीन होता है। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो DNA नहीं बन पाएगा। जब DNA नहीं बन पाएगा तो सेल डिवीजन रुक जाएगी। इस तरीके से क्या होगा कि फंजीस्टैटिक इफेक्ट अचीव हो जाएगा।
अब एम्फोटेरिसिन बी जो होती है उसका यहाँ पर क्या रोल है? एम्फोटेरिसिन बी इस जो परमिबिलिटी होती है फ्लू साइटोसिन की उसको इन्हेंस कर देती है और वो ज़्यादा से जल्दी से जो है वो सेल के अंदर एंटर होकर अपना एक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ओके, अब इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे होती है? अगेन रेजिस्टेंस जो होती है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है कैसे कि जो एंजाइम है साइटोसिन डी अमाइनेज, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये साइटोसिन डी अमाइनेज एंजाइम है, इसके ऊपर इसकी म्यूटेशन हो जाती है। जब म्यूटेशन हो जाती है तो ये फ्लू साइटोसिन से आगे ये वाला पूरा काम नहीं हो रहा होता और फिर ये नहीं होता एक्शन ड्रग का परफॉर्म। अब अगर आप देखो तो अगर हम अलोन इसको यूज़ करें तो भी रेजिस्टेंस हो जाती है। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्यों एम्फोटेरिसिन बी को यूज़ करते होते हैं विद द फ्लू साइटोसिन? तो दो रीजंस हैं। नंबर वन कि एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है? पेनिट्रेशन को इन्हेंस कर देती है। एंड नंबर टू कि अगर फ्लू साइटोसिन को अकेले इस्तेमाल किया जाए तो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो अगर हम उसे इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो क्या एक तो ये बेनिफिट भी होगा कि रेजिस्टेंस जल्दी नहीं पैदा होगी और दूसरा ये बेनिफिट होगा कि पेनिट्रेशन इन्हेंस हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो ये बहुत सिंपल है, देयर आर 3 सीज जिसके अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये नैरो स्पेक्ट्रम होती है, इसमें देखो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, कैंडिडा स्पीशीज और क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस कोज्ड बाय मोल्ड्स। अब आप लोग ने देखा था एम्फोटेरिसिन बी में हमने क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस भी पढ़ा, कैंडिडा स्पीशीज भी पढ़ी, लेकिन हमने वहाँ पर क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस नहीं, वहाँ पर हमने कोक्सीडियोइड्स इमिटीज पढ़ा था। तो यहाँ से आप ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रख सकते हो। अब अगर हम इसके क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो वो बिल्कुल जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं स्पेक्ट्रम पर। तो देखो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस कोजेस क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस और इसमें हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं इन कम्बिनेशन विद द एम्फोटेरिसिन बी। ठीक है, अब ये देखो हम इसको इन कॉम्बो किसी ना किसी ड्रग्स के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद रहता है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस की जब बात करते हैं तो क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस जो है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर होते हैं विद द इट्राकोनाजोल के साथ। ठीक है, सो दैट्स द स्पेक्ट्रम। ये इसका जो था वो क्लिनिकल यूजेस और इसके स्पेक्ट्रम हो गए। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ आते हैं। तो इसके एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहली चीज़ आती है कि इसका थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो है। कोई भी ड्रग जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो होता है इसका मतलब होता है कि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू उसके जो नुकसान है। ठीक है, नुकसान ज़्यादा हैं और बेनिफिट्स कम है। तो ये क्या कॉज करती है कि नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया कॉज करती है, जो कि जीआई सिम्टम्स है। इसके अलावा अब इसके जो स्पेसिफिक है ना उनको मैंने यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। नंबर वन, वो एंटेरोकोलाइटिस कॉज करती है। एंटेरोकोलाइटिस कैसे कॉज करती है कि ये जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होते हैं वो इस ड्रग को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करके वो ऐसे मेटाबोलाइट्स बनाते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। तो इस वजह से वो एंटेरोकोलाइटिस कॉज कर देते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि लीवर और किडनी जो होती है वो रोल प्ले कर रही होती है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। तो क्या होगा कि लीवर के एंजाइम रेज हो सकते हैं, लीवर डिसफंक्शन कॉज कर सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। नाउ टू मोर स्पेसिफिक क्या इफेक्ट्स हैं? बोन मैरो टॉक्सिसिटी, मतलब जब हम ये ड्रग दे रहे होते हैं तो एक रिवर्सिबल बोन मैरो टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसमें क्या होगा कि बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया हो जाएगा, तमाम तर जो ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है एलोपेशिया भी ये कॉज करती है। अगर प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे तो ये एलोपेशिया मतलब कि ये जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉज कर सकती है। तो दिस इज़ इट। ये हमने जो था वो एम्फोटेरिसिन बी और हमने दूसरा पढ़ा फ्लूसाइटोसिन। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको अगली जो वीडियो है उसमें बताऊंगी एजोल्स के बारे में। तो स्टे ट्यून फॉर इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो अल्लाह हाफिज़।